नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती में नोटिफिकेशन आने के बावजूद बहुत से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि कौन से अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं, कौन सा विषय चूज करें, कैसे परीक्षा होगी। तो इन सभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं जो न्यूनतम अर्हता के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। देखिए ये लिखा हुआ है। तो आप सभी लोगों का ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी वाले ही इसमें अभ्यर्थी पात्र हैं। इसमें आपको यूपी टेट जूनियर लेवल का होना भी अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा संस्था की। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं तो इसमें जो जूनियर लेवल का जो परीक्षा है एडिट जूनियर की, वो पीएनपी प्रयागराज के द्वारा होल्ड करी जा रही है। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम। इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए का अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय न्यू फोटो, यानी आपका जो फोटो है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए और उसके नीचे सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। उसका फॉर्मेट आपका जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए और कोई फॉर्मेट इसमें नहीं चलेगा। उस इमेज को जो स्कैन है उसी को आप अपलोड कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे, जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद आपको परीक्षा की फीस जमा करनी होगी, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के टाइम पे जो बैंक की नवीनतम तकनीक के माध्यम से ही आपको ये आपकी फीस जमा होगी। थर्ड पॉइंट आप देखिए कि आपकी जब इसमें शुल्क जमा हो जाएगी तो आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति के लिए आपको जो बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी मिल रही है उसको आपको सेव करके रखना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट की कि आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता आयु एवं निवास। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों को फोर्थ पॉइंट में हो रही थी, तो इसको आप बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे हम लोग। पहला देखिए न्यूनतम अर्हता। इसमें ये दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल की नियमावली जो दी हुई है इसके अनुसार इसकी अर्हता होगी। तो नियमावली में ये लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट हों 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपका बीटीसी या बीएड या डीएलएड, आपका कोई भी डिप्लोमा हो 2 साल का। इसके अलावा आप जूनियर लेवल के टीईटी, उच्च स्तर की जूनियर लेवल की जो टीईटी है वो आप पास्ड हों। ये आपकी न्यूनतम अर्हता है। इसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से 40 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। और अगर प्रधानाध्यापक के पद की बात करें तो न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। निवास की बात करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों तथा आवेदन की तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 साल से स्थायी निवासी हों। यानी आप अदर स्टेट के भी हो सकते हैं, बस आपका जो निवास है वो उत्तर प्रदेश में 5 साल से स्थायी रूप से होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के टाइम जो समिति बनी होगी उसके सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। तो आप यहाँ पर फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 5 साल से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु। फिफ्थ पॉइंट में निःशुल्क। ये जो परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु, इसमें भी आप सभी लोग ये जान लीजिए कि जो विषय हैं भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक अध्ययन, इन 4 विषयों पर ही भर्ती होनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 6 प्रश्न पत्र की भाषा। प्रश्न पत्र की भाषा में आप देख रहे हैं कुछ छात्र या अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हुए। दोनों ही भाषाओं में जो प्रश्न पत्र होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा। नेक्स्ट है 7 पॉइंट आप देखेंगे। सहायक अध्यापक पद के लिए जो पूर्णांक 150 में से 97 अंक है, यानी आप सभी लोगों ने टेट दिया ही हुआ है तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, यानी 65% में जनरल वाले पास होते थे और बाकी 60% में आरक्षित वर्ग के, वही इसमें है कि जो सहायक अध्यापक पद वाले हैं वो उन्हें 65% अंकों से पास होना है और जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें 60% मार्क्स, यानी 150 में से 90, और जो जनरल वाले हैं उनको 150 में से 97 नंबर चाहिए। लेकिन अगर प्रधानाध्यापक के पद की बात करें तो यहाँ पर उनका जो पूर्णांक है वो बदल जाएगा, क्योंकि 50 नंबर का अलग से पेपर होना है। तो 200 नंबर में से उन्हें उनका 65% 130 नंबर, और यहाँ पर 60% 200 का तो 120 नंबर प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होने जा रही है सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के पदों पर, उस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का सभी का परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से ही लोग उत्तीर्ण होंगे। थर्ड है कि आपका जो OMR बेस्ड परीक्षा होनी है उसमें अगर OMR में अगर कोई आप त्रुटि करते हैं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ OMR सीट भी भरें। फोर्थ है अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय जो OMR उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने। वही मैंने बताया हुआ है, अगर आपका गलत अनुक्रमांक हो जाता है या रजिस्ट्रेशन संख्या गलत भर जाती है या भाषा का चयन गलत हो जाता है तो इन सब का जो पूरा का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा, और उसके अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्रिका में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का ही अनुसरण करके उसका अनुपालन करें।
नेक्स्ट है 5th पॉइंट, अभ्यर्थी को परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्र में प्रश्न पुस्तिका सीरीज कॉलम में काले किए गए गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के OMR उत्तर पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपको जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगी उसी के अनुसार ही आपकी OMR सीट चेक की जाएगी। इसलिए उसमें जो भी क्रमांक दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया होता है ना, तो वो आप ध्यान से फिल करिए। परीक्षा के उपरांत आपको जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसका अगर आपने गलत अंकन कर दिया है तो उस आपका जो आवेदन है वो विचारणीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीरीज़ गलत भर दी, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज से मैच नहीं करी अगर आंसर बुकलेट सीरीज, तो आपकी आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसके बाद है 6 पॉइंट, आवेदकों के आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों यानी पिता का नाम, माता का नाम, इनके आधार पर ही आपकी जो अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप बिल्कुल सही फिल करिए। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम लोग प्रवेश पत्र का प्रेषण। यहाँ पर 9 पॉइंट आप देखेंगे। प्रवेश पत्र आपका परीक्षा से पहले वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा, जिसको अभ्यर्थी खुद डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा केंद्र जो प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र से इतर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। यानी परीक्षा जो केंद्र है प्रवेश पत्र में दिया होगा, अगर उसके अलावा आप कहीं और जाते हैं तो आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर होगा, मुख्यालय के जनपद स्तर पर होगा। परीक्षा केंद्र का निर्धारण कैसे होगा, देखिए 11 नंबर पॉइंट पर मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा केंद्र का निर्धारण, आप थोड़ा सा डिटेल स्टॉप करके पढ़ लीजिए। जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, जहाँ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो रही है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट करिए, जरूर क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र में जब आप जाएंगे तो आपको क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर पॉइंट देखिए, परीक्षा केंद्र ऐसे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा जो अच्छी ख्याति के हों, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हों बेसिक। परीक्षा केंद्र में संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिए और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर कम से कम 50 अभ्यर्थी, एक परीक्षा केंद्र पर 500 अभ्यर्थी आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ साथ कक्ष निरीक्षक तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। वॉच भी आप बिल्कुल मत ले जाएं, वहाँ पर वॉच होगी। जो कक्ष निरीक्षक होता है आप उससे भी टाइम पूछ सकते हैं, इसलिए वॉच मत ले जाइए, वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। कैमरा युक्त मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि की 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNB प्रयागराज के द्वारा मंडल के आवेदकों की संख्या संबंधित मुख्यालय के जनपद के जिला निरीक्षक को सूचित कर दी जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर ही आपको परीक्षा केंद्रों की सूची आवंटित कर दी जाएगी। प्रश्न पत्रों का प्रेषण और उनका रखरखाव, सभी मंडलों के पास जनपद स्तर पर परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले ही क्वेश्चन बुकलेट भेज दी जाएगी और उनको डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो परीक्षा प्रारंभ होने के पहले प्रवेश पत्र के साथ साथ जो अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्थापक के पास भेज दिए जाएंगे। वहीं पर वो अपने उपस्थिति पत्रक में OMR उत्तर पत्रक का क्रमांक भी भरते हैं और आवेदक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। तो जब भी आप एंट्री करें उसमें परीक्षा के टाइम पे तो ध्यान से करें कि अपनी फ़ोटो के सामने ही OMR का नंबर लिखें और अपने अंगूठे का चिन्ह लगाएं और अपने साइन करें। कभी कभी इसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे हम लोग, अभ्यर्थियों द्वारा जो आंसर शीट है उसमें जितने भी कॉलम ब्लैंक छोड़े जाते हैं उनकी संख्या ब्लैंक छोड़ने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए OMR सीट के अंत में जब आप प्रश्न हल कर लेते हैं उसके बाद जितने भी आपने प्रश्न हल किए हैं प्रश्नों की संख्या शब्दों और अंकों में अंकित की जाती है ताकि कोई भी त्रुटि उसमें ना हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर क्या क्या ले जाना है, इसको देख लीजिए। जब आप परीक्षा देने जाएँ तो आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है। इसके साथ साथ आपने जो भी ID फॉर्म में फिल की हुई है, चाहे वोटर ID, आधार कार्ड, कुछ भी जो भी आपने फिल किया हुआ है आप वो ले जाइए और अपना सेमेस्टर की लास्ट सेमेस्टर की जो निर्गत अंतिम सेमेस्टर की अंक पत्र की मूल प्रति यानी फोटो कॉपी ले जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट बिल्कुल मत ले जाइए, लास्ट सेमेस्टर की फोटो कॉपी ले जाइए। इसके साथ साथ अगर आपका जूनियर स्तर का आपका जो UP टेट है उसकी भी आप जो सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट जो है आप वो भी ले जा सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया, डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र ले जाना है, प्लस आपको अपना ID और प्लस या तो BTC या B.Ed का लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट या फिर आपको टेट का सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट 3rd पॉइंट पर चलते हैं। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र के साथ आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, यानी जिसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। लास्ट 4th है, यदि अभ्यर्थी आरंभ होने के 10 मिनट बाद आता है तो भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा।
सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको बैठना है। 6 है कि परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के भीतर घड़ी, कैलकुलेटर कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। परीक्षा हॉल में धूम्रपान, गुटखा खाना ये सब मना है। पेपर के आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थियों को जो क्वेश्चन बुकलेट है वो मिल जाएगी, जिसमें OMR पत्रक रखा होगा, लेकिन वो आपको खोलना नहीं है। टेस्ट बुकलेट देखिए, पॉइंट नंबर 10 देखिए, टेस्ट बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जो भी विवरण है वो काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे। आप देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है काले पेन से ही भरना है जो भी विवरण आप भरेंगे, और घोषणा होने से पूर्व सील को नहीं तोड़ेंगे जब तक घोषणा नहीं हो जाती है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 13 आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी OMR सीट है उसमें आपका आंसर सीट क्वेश्चन बुकलेट के अंदर रखी होती हैं, उतनी ही संख्या में जितनी क्वेश्चन बुकलेट होती हैं। अगर आपके क्वेश्चन बुकलेट के अंदर वो नहीं दिखाई देती है तो आप इसको तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को बोल सकते हैं। परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है? परीक्षा प्रारंभ होने से 5 मिनट पहले अभ्यर्थियों को टेस्ट बुकलेट की सील तोड़ने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर पत्रक सावधानी से निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी है कि उत्तर पत्रक पर अंकित जो भी टेस्ट बुकलेट है वही आपका अंकित है, यानी जो आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में टेस्ट बुकलेट नंबर अंकित है वही आपका उत्तर पत्रक में है कि नहीं है। अगर अलग अलग है तो आपको तुरंत इसकी सूचना कक्ष निरीक्षक को देनी है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर विवरण काले पेन से ही भरेंगे। इसमें फिर से लिखा हुआ है, देखिए पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। कोई पेंसिल का प्रयोग करता है तो आपकी जो आंसर सीट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए बिल्कुल इसका उपयोग ना करें। परीक्षा ठीक उसी समय आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है। इसकी घोषणा निरीक्षक द्वारा की जाएगी। परीक्षा के समय के दौरान निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र को जाँच करेंगे ताकि वे ही अभ्यर्थी पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। ये सारी थोड़ी सी बारीकियां हैं जो उस टाइम पे ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेंगे, परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण कहाँ भेजी जाएंगी, कैसे भेजी जाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसको कितना मानदेय दिया जाएगा ये हम लिखा हुआ है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 17, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए जो परीक्षा का शुल्क है। ये देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी एक साथ फॉर्म भरना चाहता है सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक का तो वो भी कर सकता है। अगर अकेले अलग अलग भरना चाहता है तो वो भी है। देखिए यहाँ पर है, एक ही आवेदन आपको अगर सहायक अध्यापक के लिए करना है तो 700 रुपये शुल्क होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए है। अगर दोनों का एक साथ करेंगे तो 900 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग है, और ये दिव्यांग के लिए है अलग। शुल्क सबके लिए अलग अलग है तो उसके अनुसार ही राशि जमा करें। ऑनलाइन आवेदन किसको करना है? पॉइंट नंबर 1 देखिए, जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के लिए PNP प्रयागराज द्वारा NIC लखनऊ के सहयोग से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण NIC लखनऊ द्वारा कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कौन कराया है इसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे यहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि अभ्यर्थियों को जो है संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए पॉइंट नंबर 3 में है, इसलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें उसको फाइनल सेव करने से पहले उसका प्रिंट लें और सभी को बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसमें तुरंत सुधार कर लेंगे, लेकिन अगर आप फाइनल सेव कर लेंगे तो उसके बाद आपको सुधार की संभावना नहीं होगी। तो जब आप उसको फाइनल सेव करेंगे, प्रिंट लेने के पहले आपसे ये घोषणा पत्र लिखवाया जाएगा, यानी ऑनलाइन ही होगा। वहाँ पर आपको टिक करना होगा जिसमें लिखा होगा मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान कर लिया है। उसमें लिखा होगा और मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से करिए। नेक्स्ट है 5th पॉइंट है, उक्त घोषणा को चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी के मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, जिसको वेरीफाई करने के बाद ही आपका आवेदन पूरा हो पाएगा। इसलिए सही नंबर अंकन करें, नहीं तो OTP नहीं आ पाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें, यानी अगर आपको सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए दोनों के लिए फॉर्म भरना है तो एक से अधिक आवेदन ना करें, एक ही आवेदन में दोनों कर सकते हैं। और अगर आप एक से अधिक आवेदन किए जाने की स्थिति में अगर आप कर देते हैं तो आपका जो अंतिम ऑनलाइन आवेदन होगा उसी को मान्य किया जाएगा, बाकी निरस्त कर दिए जाएंगे। इसका पूरा उत्तरदायित्व आपका ही होगा, ऐसा GO में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
कोई भी गलती या भ्रामक या असत्य सूचना देने पर जो परीक्षा परिणाम आपका है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उक्त मामलों की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमेशा सही जानकारी इसमें फिल करें, फर्जी ना हो मतलब कुछ भी। नेक्स्ट है ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, पॉइंट नंबर 12 आप देखेंगे। दिव्यांग उम्मीदवारों के संबंध में निर्देश लागू है। पूर्ण रूप से ब्लाइंड यानी जो दृष्टिबाधित हैं वो शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेख की सुविधा दी जाती है, जो लिखने में गोला काला करने में असमर्थ हैं, किंतु श्रुत लेखक जो अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लाएगा उसकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। यानी जो भी अपने दिव्यांग कैंडिडेट है वो अपने साथ अगर कोई श्रुत लेखक लाते हैं तो वो 12th या तो पास होना चाहिए या 12th का पेपर देने वाला हो, और उससे अधिक योग्यता वाला नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है इसमें 30 नंबर पॉइंट में कि या तो 2021 के इंटरमीडिएट में सम्मिलित होने वाला हो या 2020 में पास कर चुका हो बस। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% न्यूनतम 40% इससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप विकलांग का सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट समय सारणी है, ये आवेदन आपका 3 से स्टार्ट हो गया है, अंतिम तिथि 17 मार्च है, आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि 18 मार्च है। ये पॉइंट आप देख लीजिए। आवेदन का जो प्रिंट है 19 मार्च तक लेना है। परीक्षा केंद्र सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर, परीक्षा की तिथि ये लिखी हुई है नीचे देखिए अगले पॉइंट में मिलेगा। ये परीक्षा की तिथि 18 अप्रैल है। समय लिखा हुआ है ये देख लीजिए। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए, सहायक अध्यापक पद के लिए एक ही प्रश्न पत्र होना है जिसको 10 से 12.5 2.5 घंटे का। प्रधानाध्यापक के लिए दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 से 3 1 घंटे का जो प्रबंधन वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा समाप्ति के बाद आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 18 मई को घोषित कर दिया जाएगा। इन्हीं निम्न निर्देशों के क्रम में ही इस भर्ती प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा जो है आयोजित की जानी है। इन सभी का विवरण हमने बता दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें तुरंत कमेंट करिए। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करें। अब आपका नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस पे बनाने वाले हैं।